दोस्तों नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव में हिंदुस्तान की जनता ने नरेंद्र मोदी को एक झटका दिया था। नरेंद्र मोदी के मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया था, क्योंकि मोदी जी 400 पार के नारे लगा रहे थे। तमाम जो तंत्र है वो नरेंद्र मोदी के इस मुहिम में शामिल था कि इस बार मोदी जी 400 पार कर जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि लोकतंत्र के अंदर जनता के सामने सब कुछ बौना हो जाता है, और लोकतंत्र के अंदर जनता ही वो सर्वोच्च शक्ति होती है। जनता से ऊपर कोई नहीं होता है लोकतंत्र के अंदर। और जनता ने अपना फैसला सुना दिया और नरेंद्र मोदी 240 पर आकर के रुक गए। उसका परिणाम ये हुआ कि नरेंद्र मोदी इस देश के अंदर फ़िलहाल में एक बैसाखी की सरकार चला रहे हैं, एक लंगड़ी सरकार चला रहे हैं, और इस चिंता से वो ग्रसित हैं। रोज़ कुछ न कुछ चिंताएं ऐसी उनके सामने आती हैं जिससे कि वो विचलित होते हैं, जिससे कि वो अंदर ही अंदर उनके अंदर एक खुन्नस भी होता है कि ये सब चीज़ें क्या हो रहा है। और इन तमाम चीज़ों से नरेंद्र मोदी अभी बाहर नहीं निकले थे, है ना। तभी जो है इस देश के अंदर कुछ राज्यों में उपचुनाव हुए, और उपचुनाव के जिस तरीके से जो रिजल्ट आए हैं उसने नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से 440 वोल्ट का झटका देने का काम किया। एक तरीके से नरेंद्र मोदी के करियर का ये सबसे बड़ा हार कह सकते हैं आप, या ये भी कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी का बीजेपी का एक तरीके से सुपड़ा साफ हो गया है। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये जो बाई पोल हुए हैं, जो बाई इलेक्शंस हुए हैं 7 राज्यों के अंदर, उसके जो रिजल्ट्स हैं और उसके जो मायने हैं कि ये जो रिज़ल्ट क्या संदेश देता है देश को, नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को और बाकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इसी को लेकर के इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली चर्चा करने वाले हैं। चर्चा शुरू करने से पहले जो आंकड़े आए हैं इस चुनाव के रिजल्ट को लेकर के, उसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। 7 राज्य हैं जहाँ पर कि ये उपचुनाव हुए हैं, उसमें बिहार भी है, इसके अलावा पंजाब है, उत्तराखंड है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, हिमाचल प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। इन 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीट के लिए ये उपचुनाव हुआ था, और 13 में से जो रिजल्ट आए हैं उसमें से 10 जो सीट है वो इंडिया अलायंस ने जीता है। इंडिया अलायंस की जो पार्टीज़ हैं उन्होंने 10 सीटें जीती है, और जो नरेंद्र मोदी है, नॉन बायोलॉजिकल पुरुष जिनका किस धरती पर अवतरण हुआ है, जन्म नहीं हुआ है, उन्होंने सिर्फ 2 सीटें जीती है। और एक जो सीट है ना, 10 सीट इंडिया अलायंस, 2 बीजेपी 12, और एक जो 13वां सीट है वो बिहार का रुपौली विधानसभा का सीट है। और वहाँ पर किसी पार्टी ने वो सीट नहीं जीती है, बल्कि वो एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्होंने वो सीट जीत लिया है ना। इसको और थोड़ा सा अगर इसका ब्रेकडाउन हम समझने की कोशिश करें तो इंडिया अलायंस ने जो 10 सीटें जीती है, इसमें से कांग्रेस पार्टी ने 4 सीटें जीती है। जो टीएमसी है ममता बनर्जी की वेस्ट बंगाल के अंदर, उन्होंने 4 सीटें जीती है। 4 और 4 8 हो गए, और जो 2 सीटें हैं उसमें से एक सीट डीएमके ने जीता है और एक सीट आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जीता है। ठीक है, तो ये हो गए 10 सीट इंडिया अलायंस के। जो नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी है, उन्होंने 2 सीटें जीती है। एक मध्य प्रदेश के अंदर अमरवाड़ा विधानसभा का सीट है, और एक हिमाचल प्रदेश के अंदर हमीरपुर विधानसभा सीट है। इसमें भी जो मध्य प्रदेश का अमरवाड़ा जो सीट है उसको लेकर के ये रिपोर्ट आ रही है कि ये मैनेज किया गया है रिजल्ट को, और वहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी को जिताया गया है ना। तो आप समझ लीजिए कि इसका क्या सिचुएशन रहा होगा। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं खास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो बंगाल के अंदर 4 सीटें ममता बनर्जी ने जीती है, इसमें से जो 3 सीटें थी वो पहले बीजेपी के पास थी। रायगंज, बागदा और रानाघाट, ये जो 3 सीटें हैं ये पहले बीजेपी के पास थी, और इस उपचुनाव के अंदर इन 3 सीटों को ममता बनर्जी ने बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से छीन लिया है। आप सोच सकते हैं कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने कितना करारा चोट पहुंचाया है नरेंद्र मोदी को, और कितनी करारी हार हुई है वहां पर बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की, जबकि तमाम कोशिशें नरेंद्र मोदी ने वहां पर किया था। बहुत तरीके के प्रपंच भी रचने की कोशिश वहां पर की गई थी, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। अब यहाँ पर
में जो कांग्रेस पार्टी की जो जीत है 4 सीटों पर, उसका बहुत इम्पोर्टेंस है और वो इस देश को एक बहुत बड़ा मैसेज देने का काम किया। उसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं और बहुत समझना ज़रूरी भी है। 2 सीटें उत्तराखंड की है, एक मैंगलोर है और एक बद्रीनाथ है, जिसको कि कांग्रेस पार्टी ने जीता है। जो बद्रीनाथ की जो सीट है वहाँ पर लखपत सिंह बुटोला हैं, कांग्रेस पार्टी के, ये जीते हैं। और जो मैंगलोर की सीट है वहाँ पर मोहम्मद निज़ामुद्दीन है, कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह को हराया है। 2 सीटें उत्तराखंड के अंदर है। 2 सीटें हिमाचल प्रदेश की है जहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को हराया है। एक है देहरा विधानसभा का सीट और दूसरा नालागढ़ विधानसभा का सीट है। अब ये जो हार हुई है बीजेपी के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अंदर, इसका इस देश में एक स्पेशल मैसेज गया है। आपको पता है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उस चुनाव के अंदर इस देश की जनता ने, और ख़ास करके जो उत्तर प्रदेश के, जो अयोध्या के जो लोग हैं, जो फैज़ाबाद लोकसभा सीट के लोग हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को अयोध्या के अंदर हराया था। राम के नगरी में वहाँ के निवासियों ने नरेंद्र मोदी को हराया था, जिसके आधार पर नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव का पूरा ताना बाना एक तरीके से बनाने की कोशिश किया था कि हम राम मंदिर के नाम पर ही 400 सीट जीत जाएंगे। लेकिन उसी राम नगरी के निवासियों ने नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को हराने का काम किया था और इस देश को एक संदेश देने का काम किया था। उसी का अगला जो कड़ी है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि हमारे देश में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को एक देवभूमि के रूप में जाना जाता है ना। और जो बद्रीनाथ है, खास करके उत्तराखंड के अंदर जो बद्रीनाथ है, वो तो भगवान भोले शंकर का स्थान माना जाता है ना। वही भोले शंकर जिनकी की तस्वीर राहुल गांधी ने संसद पार्लियामेंट के अंदर अपने भाषण के दौरान दिखाया था, जिस पर कि ओम बिरला ने आपत्ति दर्ज कराई थी। उन्हीं भोलेनाथ की, भोले भगवान की ये जगह है बद्रीनाथ, जहाँ के लोगों ने नरेंद्र मोदी को ठुकरा दिया है, नरेंद्र मोदी को परे कर दिया कि आपकी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो जीत है, पहले अयोध्या के अंदर इंडिया अलायंस की जीत, और अब यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर बद्रीनाथ में जो जीत हुई है, और इसने इस देश में और इस देश के लोगों को, पॉलिटिकल पार्टियों को एक ख़ास तरीके का मैसेज दिया है, और ख़ास करके नरेंद्र मोदी को एक विशेष तरीके का मैसेज दिया है। और सोशल मीडिया पर एक लोग लाइन्स लिख रहे हैं, मैं देख रहा था कि अयोध्या और बद्रीनाथ तो झांकी है, काशी और मथुरा अभी बाकी है। मतलब इसका साफ है, ये जो चुनाव हुआ है, उपचुनाव, और इसके जो ये रिजल्ट्स आए हैं, और ये रिजल्ट कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसे मैसेज हैं जो कि इस देश के सामने रखता है, इस देश के लोगों को समझाने की कोशिश करता है। और सबसे जो पहला मैसेज है वो धर्म को लेकर के है। आपको पता है कि जो नरेंद्र मोदी हैं, इनकी जो पूरी राजनीति है, या बीजेपी की जो पूरी राजनीति है, वो धर्म पर आधारित है। पिछले 2014 से लेकर के और अभी तक नरेंद्र मोदी ने सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति की है। धर्म के आधार पर लोगों को बरगलाने का काम किया है, और धर्म के आधार पर लोगों को मूर्ख बना करके उनका वोट हासिल करने का काम किया है। धर्म का नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से व्यवसायीकरण कर दिया, उसका राजनीतिकरण कर दिया, और इसके माध्यम से इस देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाया, और उनके वोट को प्राप्त करके अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है, पिछले 2014 से लेकर के अभी तक। लेकिन अब पहले 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर, और अब ये जो उपचुनाव हुए हैं, जो बाई इलेक्शंस हुए हैं, इसमें जिस तरीके के ये जो रिजल्ट आए हैं, उसने नरेंद्र मोदी के इस धर्म की राजनीति को नकारने का काम किया है। एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो कि लोगों ने दिया है कि अब इस देश के अंदर धर्म की राजनीति नहीं होगी। धर्म लोगों का एक बहुत ही निजी चीज़ है, आस्था है, लोग पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं, लेकिन उसको राजनीति से अलग रखना है। नरेंद्र मोदी की धर्म की राजनीति अब इस देश में नहीं चलने वाली है। धर्म की जो चाशनी चटाने का काम किया था मोदी जी ने, अब वो चीज़
नहीं होने वाला। एक सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज यही है इस चुनाव का। और हिंदुत्व की राजनीति जो नरेंद्र मोदी करते आए हैं, ये एक डर की राजनीति भी है एक तरीके से कहिए, जो कि मोदी 2014 से कर रहे हैं। डर की जो राजनीति है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस देश के नेताओं को ही डराते रहे हैं, ईडी सीबीआई का डर दिखाएं, ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी ने इस देश के जनता को भी डराने का काम किया है। और वो डर क्या है कि हिंदू खतरे में है। ये कितना हास्यास्पद चीज़ है कि मैं बता नहीं सकता। ये हिंदुस्तान के अंदर 200 सालों तक अंग्रेज़ों ने राज किया, मुगल्स आए, अफ़गान्स आए, कितने सारे ऐसे विदेशी आक्रांता हिंदुस्तान में आए, यहाँ पर लूटपाट भी मचाई, यहाँ की संपत्तियों को भी लेकर के गए, लेकिन कभी हिंदू धर्म खतरे में नहीं आया। कितने लोग यहाँ पर आए, कुछ लोग तो यहाँ पर बल्कि बस भी गए, लेकिन कभी हिंदू धर्म के ऊपर खतरा नहीं हुआ। इस देश में हिंदू धर्म तकरीबन 80% है और 20% बाकी धर्मों के लोग हैं। तो उन 20% से 80% वालों को कैसे खतरा हो सकता है? ये सोचने वाली बात है, ये तर्क और बुद्धि लगाने वाली बात है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यही डर लोगों के अंदर दिखाया कि हिंदू खतरे में है, अगर मोदी चला जाएगा तो इस देश के हिंदुओं की स्थिति खराब हो जाएगी। ये नरेंद्र मोदी ने इस देश के लोगों को डराने का काम किया। अब इस देश के लोग ये बात को समझ चुके हैं कि दरअसल हिंदू खतरे में नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी की राजनीति खतरे में है, बीजेपी की राजनीति खतरे में है। और वही चीज़ अब लोग समझ चुके हैं और इसीलिए नरेंद्र मोदी के ये जो धर्म की जो राजनीति है उसको नकारने का काम किया है, उसको हटाने का काम किया है और उसको एक तरीके से सिरे से खारिज कर दिया कि अब इस देश के अंदर जो धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की नरेंद्र मोदी ने, खुद नरेंद्र मोदी चुनाव के अंदर सांप्रदायिक भाषण देने का काम करते हैं, अब वो चीज़ें इस देश में नहीं चलने वाली है, बल्कि इस देश के अंदर शांति और मोहब्बत चलेगा। इस देश के अंदर नफ़रत के लिए कोई जगह नहीं है। इस चुनाव में लोगों ने ये मैसेज देने की कोशिश किया है नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को और आरएसएस को और अमित शाह को। एक और यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका कि डिस्कशन करना यहाँ पर ज़रूरी है कि इस पूरे आप 2014 से लेकर के और अभी तक अगर आप पूरी नरेंद्र मोदी की राजनीति को आप देखेंगे तो उससे अब लोगों का एक तरीके से मोह भंग हो चुका है। और ये भी एक मैसेज है इस उपचुनाव के रिजल्ट का। और मोह भंग इसलिए हो चुका है क्योंकि शुरुआत के दौर में जिस तरीके के सपने नरेंद्र मोदी ने दिखाने की कोशिश की इस देश के लोगों को, उनमें से कुछ भी नरेंद्र मोदी पूरा नहीं किए, है ना। और इस देश के लोगों को उल जुलूल चीज़ों में फंसाने का काम किया, अनर्गल चीज़ों में फंसाने का काम किया, इस देश के लोगों को गुमराह करने का काम किया, उनको बरगलाने का काम किया, उनको बेवकूफ़ बनाने का काम किया। उन चीज़ों से एक तरीके से अब जो लोग हैं वो उब चुके हैं। अब लोगों को वर्तमान में जो हालात है उससे उबरने के लिए क्या आपके पास उपाय है, लोग ये सुनना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी की लच्छेदार जो भाषा है ना, जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने की कोशिश करते हैं, सपने बेचने की कोशिश करते हैं नरेंद्र मोदी अपने हवाई बातों के माध्यम से, लोग अब उन चीज़ों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। लोग अब ये सुनना चाहते हैं मोदी से कि आप इस देश में जो कमर तोड़ महंगाई है, सब्जी से लेकर के तमाम चीज़ें जो महंगी हो रही है, उसको आप कैसे नियंत्रित करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। देश में नौकरी के लिए जो युवा परेशान है, पेपर लीक धांधली की समस्या से लाखों युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, उसका आपके पास क्या सॉल्यूशन है। जो आर्थिक विषमता है, अग्निवीर से हैं, जो किसानों की दुर्दशा है, इन सभी समस्याओं को लेकर के आपके पास क्या सॉल्यूशन है। अब देश की जनता ये सुनना चाहती है जो कि नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए लोगों को अब मोह भंग हो चुका है नरेंद्र मोदी से। और ये जो चुनाव हुए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव और ये 7 राज्यों के अंदर जो उपचुनाव हुए हैं, इनके जो रिजल्ट्स आए हैं, इसका ये बहुत ही क्लियर एंड लाउड मैसेज है नरेंद्र मोदी को खास करके और बीजेपी को। ये जो चुनाव हुए हैं और जो इसका रिजल्ट आए हैं, और लास्ट में मैं यहाँ पर एक ट्वीट, बहुत इंपॉर्टेंट राहुल गांधी का ट्वीट जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, और उन्होंने इस रिजल्ट को लेकर के एक ट्वीट किया है, उसको यहाँ पर मैं आपके समक्ष
रखना चाहूँगा और उसके बाद मैं अपने बात को ख़त्म कर दूँगा। राहुल गांधी क्या कहते हैं कि 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। अपने जीवन की बेहतरी और संविधान की रक्षा के लिए जनता पूरी तरीके से इंडिया के साथ खड़ी है। जय हिंदुस्तान, जय संविधान। ये राहुल गांधी का बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सारगर्भित ट्वीट है जो कि इस उपचुनाव के रिजल्ट आने के पश्चात इन्होंने किया है। तो अब अगर अब भी नरेंद्र मोदी नहीं संभलते हैं तो ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है वो अब अपने ढलान पर है और चंद दिनों की मेहमान है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।